चलिए अब हम बात करते हैं शेप ऑफ ड्रॉप के बारे में। ये आपका लास्ट वीडियो लेक्चर है सरफेस टेंशन का, इसके अंदर सारी चीज़ें आपके पास आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है शेप ऑफ ड्रॉप, यानी कोई भी ड्रॉप जो है उसकी शेप किसी सरफेस पर किस तरीके की होगी, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें कि केरोसिन की कोई एक ड्रॉप है, वो हम किसी सरफेस के ऊपर डालते हैं तो केरोसिन की जो ड्रॉप है वो पूरी तरीके से सरफेस पर फैल जाती है, और उसकी जगह अगर हम कोई ग्लू लें और उस ग्लू की बूंद को ड्रॉप को अगर हम किसी सरफेस पर डालें तो वो जो ग्लू की ड्रॉप है वो पूरे सरफेस पर फैलती नहीं है। जहाँ पर हमने डाली है केवल वहीं पर वो ड्रॉप के रूप में वहीं पर पड़ी रहती है। तो कोई भी ड्रॉप जो है उसकी शेप किस तरीके की होगी जब उसे किसी सरफेस पर डाला जाएगा। क्या वो ड्रॉप की तरह ही रहेगी या वो ड्रॉप की तरह न रहकर सरफेस पर पूरी तरीके से फैल जाएगी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं शेप ऑफ ड्रॉप के अंदर। तो शेप ऑफ ड्रॉप जो है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो स्प्रेड आउट होगी या ड्रॉप के अंदर ही रहेगी, ये चीज़ जो है वो किस पर डिपेंड करती है। तो अगर हम एक डायग्राम बना ले कॉमन सा कि जो अपने पास जो कोई भी ड्रॉप हो वो ड्रॉप किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, उस पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें अगर हम देखें तो देखिए मैं एक सरफेस ले लेता हूँ। एक सरफेस हमने यहाँ पर ले ली, ठीक है। इस सरफेस पर कोई वाटर की ड्रॉप है, तो ये वाटर की नहीं, किसी भी लिक्विड की एक ड्रॉप है जो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉप है वाटर की। अब कोई भी लिक्विड है अपने पास, ये मैंने बोल दिया कि लिक्विड की ड्रॉप है, और ये है आपके पास सरफेस, यानी सरफेस जो है वो कैसा होगा, सॉलिड। तो इसके ऊपर तीन तरीके के फोर्स होते हैं जिनके बेसिस पर इस लिक्विड की ड्रॉप की शेप डिपेंड करती है। और तीन फोर्स जो हैं वो कैसे कैसे होंगे, तो अगर हम बात करें कि सरफेस जो है वो कैसा है, सरफेस जो है वो है सॉलिड। अगर हम बात करें लिक्विड की तो लिक्विड है ही है। और तीसरा है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, एयर है। तो ये तीन यहाँ पर अपने पास मैटर की पोजीशंस है, मैटर्स के टाइप हैं, सॉलिड, लिक्विड और एयर यानी गैस। तो यहाँ पर तीन तरीके के फोर्स लगते हैं। अब तीन तरीके के फोर्स जो है वो तीन इंटरफेस पर लगते हैं। तीन इंटरफेस का मीनिंग है कि जो लिक्विड और एयर के बीच का इंटरफेस है उस पर फोर्स लगता है, लिक्विड और सरफेस के बीच का जो इंटरफेस है उस पर फोर्स लगता है, और सरफेस और एयर के बीच का जो इंटरफेस है उस पर भी फोर्स लगता है। तो देखिए अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें कि ये जो इंटरफेस है इनको हम किस तरीके से शेप ऑफ ड्रॉप के अंदर यूज करेंगे, तो फर्स्ट चीज़ मैं यही लिख लेता हूँ कि शेप ऑफ ड्रॉप जो है वो किस पर डिपेंड करती है, वो स्प्रेड आउट होगी या ड्रॉप के अंदर रहेगी। तो देखिए वेदर द लिक्विड विल बी in the form of drop or it will spread out, यानी फैल जाएगी वो सरफेस पर, और it will spread out depends on the relative strength, depends on the relative strength of the force due to surface tension
ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन 3 इंटरफेस। तो 3 इंटरफेस की हमने बात की थी। 3 इंटरफेस जो है वो किस किस के बीच में, तो हम बात करेंगे लिक्विड और एयर के बीच की, लिक्विड और सॉलिड के बीच की, और सॉलिड और एयर के बीच की। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इसे हम अगर लिक्विड और एयर के बीच में है तो लिक्विड और एयर के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी अगर हम डायरेक्शन देखें तो मैं लिखूंगा लिक्विड और एयर। तो लिक्विड और एयर के बीच का इंटरफेस ये रहा आपके पास। तो इस इंटरफेस पर जो फोर्स लग रहा है इसे हमने डिनोट कर लिया। इधर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करके चलूँगा और टेंजेंट ड्रॉ करके मैंने लिख दिया TLA। टी यहाँ पर टेंशन फोर्स है सरफेस टेंशन की वजह से, और एल यानी लिक्विड, ए मीनिंग हो गया एयर से रिलेटेड। तो लिक्विड एयर के बीच की जो इंटरफेस है उस पर सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है TLA। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि लिक्विड और जो सॉलिड है यानी लिक्विड और जो सरफेस है इसके इंटरफेस पर जो फोर्स लगेगा तो इन दोनों का इंटरफेस जो है वो ये रहा। तो इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स यहाँ पर सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा है इसको हमने डिनोट कर लिया TSA। ये क्या हो गया, सॉरी TSAL। ये हो गया आपके पास सॉलिड और लिक्विड की जो इंटरफेस है उनके बीच में लगने वाला फोर्स। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तीसरा कौन सा बच गया अपने पास, लिक्विड एयर आ गया, सॉलिड लिक्विड आ गया, तो क्या बच गया आपके पास, सॉलिड और एयर बच गया। तो सॉलिड पास लिक्विड एयर आ गया, सॉलिड लिक्विड आ गया, तो क्या बच गया आपके पास, सॉलिड और एयर बच गया। तो सॉलिड तो ये रहा आपके पास और एयर रहा ये वाला। तो सॉलिड और एयर का जो इंटरफेस है, तो सॉलिड और एयर का इंटरफेस ये रहा। तो इस इंटरफेस पर जो फोर्स है इसे हमने डिनोट कर लिया TSA से, यानी सॉलिड और एयर इंटरफेस पर जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू TSA। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो TSA लग रहा है या TLA लग रहा है, अगर हम TLA और जो सरफेस है, सॉलिड सरफेस है या जिसे हम जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस भी बोल सकते हैं, अगर इनका जो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट हो थीटा, यानी एंगल किस किस के बीच में हो गया, TLA सरफेस और TSL इंटरफेस, इन दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो अगर हो थीटा, तो थीटा अगर है तो मैं बोलूँगा कि जो लिक्विड की शेप है, जो लिक्विड की ड्रॉप है वो ड्रॉप के फॉर्म में रहेगी या फिर वो उस सरफेस पर पूरी तरीके से फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है तीनों इंटरफेस पर सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है या जो रिलेटिव फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू पर। तो अगर हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात करें कि अगर इक्विलिब्रियम यहाँ पर स्टेबलाइज हो जाए, अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाए तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो क्या होगी। तो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने का मीनिंग है कि लेफ्ट साइड के अंदर जितने फोर्स लग रहे हैं उतने ही राइट साइड में लगने चाहिए। तो जितने लेफ्ट में लग रहे हैं उतने ही राइट साइड के अंदर अगर फोर्स लगेंगे तो मुझे जो है वो TLA के क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो TLA के जब मैं कंपोनेंट करता हूँ तो TLA के अगर मैं कंपोनेंट करूँ तो देखो क्या हो जाएगा मेरे पास कंपोनेंट। अगर मैं एंगल जो है शुरुआत के अंदर ये जो थीटा की वैल्यू है वो एक्यूट एंगल ले लूँ, यानी 90 डिग्री से कम अगर मैं लेके चलूँ, तो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम होगी तो मैं कहूँगा कि TLA को मैं इधर रिप्रेजेंट करने की बजाय TLA जो है इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें, क्योंकि लिक्विड और एयर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो लिक्विड और एयर का जो इंटरफेस है, लिक्विड और एयर का जो इंटरफेस है इस पर अगर इस वाले पॉइंट पर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है इसे अगर हम एक्यूट एंगल बनाते हुए बनाएं, एक्यूट एंगल बनाते हुए लिखें, तो मैं बोलूँगा ये थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है और ये जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है,
TLA लग रहा है। इस वाले पॉइंट की हम लोग बात करें तो अब देखिए कि मुझे यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखनी है, यानी इक्विलिब्रियम के अंदर रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा है वो देखना है। तो रिजल्टेंट फोर्स किधर लग रहा है, तो TSL और TSA दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन TLA ना तो प्रॉपर वर्टिकल डायरेक्शन में है ना ही प्रॉपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो मुझे इसके कंपोनेंट करने हैं। तो कंपोनेंट अगर मैं करूं यहाँ पर तो देखिए कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन होगी +y और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो कंपोनेंट करो, TLA का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट आ जाएगा TLA कोस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हो जाएगा TLA साइन थीटा। दोनों कंपोनेंट हो गए। अब वर्टिकल कंपोनेंट जो है इसको सेटिस्फाई करने वाला अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर देखो क्या होगा, ये दोनों फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर है। तो मैं लिखूंगा TSL प्लस में TLA कोस थीटा इज इक्वल टू, इधर कितना लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, TSA। तो ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब यहाँ से अगर मैं एंगल देखना चाहूँ, कोस थीटा की वैल्यू को देखना चाहूँ तो TSL को इधर ले जाते हैं, तो ये बन गया TLA कोस थीटा इज इक्वल टू TSA माइनस में TSL। तो यहाँ से कोस थीटा की जो वैल्यू है, कोस थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, TSA माइनस में TSL अपोन में TLA। अब ये अपने पास आ गई कोस थीटा की वैल्यू, और इसी कोस थीटा की वैल्यू के बेसिस पर हम कई चीज़ें जो है वो पता कर सकते हैं। मेनली तो हम लोग शेप बता सकते हैं कि ये किसी लिक्विड की सरफेस पर स्प्रेड होगा या फिर ड्रॉप के रूप में ही रहेगा। तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो कोस थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर अपने पास तीन कंडीशंस बनती हैं, और वो तीन कंडीशंस कैसी बनती है कि फर्स्ट कंडीशन अगर मैं ले लूँ कि TSA जो है वो TSL से ग्रेटर हो, तो TSA अगर TSL से ग्रेटर हो तो ऊपर वाली जो टर्म है वो आएगी पॉजिटिव, और नीचे वाली टर्म जो है वो अकेली है TLA। तो ऊपर वाली टर्म अगर पॉजिटिव आएगी इसका मीनिंग हो गया कि कोस थीटा पॉजिटिव आएगा, और कोस थीटा अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो हम बोलेंगे थीटा की वैल्यू जो है, कोस थीटा कब पॉजिटिव होता है, थीटा की वैल्यू अगर मैं लूँ 0 to 90, तो जो अपने पास थीटा की वैल्यू 0 to 90 है, तो 0 to 90 के बीच में कोस थीटा कैसा रहता है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट कंडीशन हम लोग लिख ही लेते हैं कि अगर मैं बोल दूँ कि TSA ग्रेटर देन हो TSL, तो TSA TSL से ग्रेटर है, इसका मतलब कोस थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और कोस थीटा पॉजिटिव आ गया, इसका मीनिंग हो गया कि जो थीटा है, थीटा की वैल्यू 0 to 90 के बीच में है। इतनी तो बात क्लियर है। अब देखो कि अगर SA की वैल्यू ग्रेटर है तो SA है क्या, SA बीच में है, इतनी तो बात क्लियर है। अब देखो कि अगर SA की वैल्यू ग्रेटर है तो SA है क्या, SA क्या है, सॉलिड और एयर दोनों के इंटरफेस पर लगने वाला टेंशन फोर्स, सॉलिड और एयर के इंटरफेस पर लगने वाला फोर्स। और TSL क्या है, TSL है सॉलिड और लिक्विड के इंटरफेस पर लगने वाला फोर्स, यानी TSL है सॉलिड और लिक्विड के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है। और TSA क्या है, सॉलिड और एयर के इंटरफेस पर लगने वाला फोर्स। तो TSA की अगर वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी तो TSA की वैल्यू ग्रेटर होने का मतलब है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो सॉलिड के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच्ड हैं, यानी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो सॉलिड के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच्ड हैं। मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं molecules of liquid are strongly
अट्रैक्टेड बाय सॉलिड मोलिक्यूल्स। यही चीज तो है ना। देखो TSA की वैल्यू ग्रेटर है किससे, TSL से। तो TSA की वैल्यू अगर TSL से ग्रेटर है तो मैं क्या कहूँगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय सॉलिड मॉलिक्यूल। ये कंडीशन हो गई अपने पास फर्स्ट, जिसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे वाटर किसी ग्लास की सरफेस पर गिर जाए तो वो तुरंत फैल जाता है, या केरोसिन ऑयल जो है वो किसी सरफेस पर गिर जाए तो वो तुरंत फैल जाती है। यानी ड्रॉप के रूप में ना होकर मैं इसके अंदर बोल सकता हूँ कि वो स्प्रेड हो जाएगा। ड्रॉप के अंदर ना रहकर कैसा हो जाएगा, वो स्प्रेड आउट हो जाएगा, यानी फैल जाएगा उस सरफेस के ऊपर। क्या कंडीशन, TSA ग्रेटर देन TSAL। अब नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम यहाँ पर बात करें, चलिए नेक्स्ट कंडीशन सेकेंड नंबर की अगर हम बात करें तो सेकेंड नंबर कंडीशन के अंदर हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं कि अगर TSA की वैल्यू TSL से लेस हो, तो TSA की वैल्यू अगर TSL से लेस होगी तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कोस थीटा कैसा आएगा, नेगेटिव। और कोस थीटा अगर नेगेटिव आ गया इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, तो मैं बोलूँगा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगी। यानी आप कोस थीटा के बेसिस पर भी ये डिफाइन कर सकते हो कि वो लिक्विड जब सरफेस पर गिरेगा तो उसकी ड्रॉप बनेगी या वो स्प्रेड आउट होगा। तो चलिए अब यहाँ पर अपने को पता चल गया कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि TSA लेस देन TSL है, मतलब सॉलिड और एयर के बीच में जो इंटरफेस है उस पर लगने वाला फोर्स सॉलिड लिक्विड इंटरफेस से क्या है, स्मॉल है। तो मैं कहूँगा TSL अगर ग्रेटर है तो क्या कंडीशन यहाँ पर होगी, या किस तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये कंडीशन कब होगी, when the molecules of liquid are strongly attracted to themselves, यानी वो खुद के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, एंड relatively less attracted to solid, यानी सॉलिड की बजाय वो खुद के साथ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, खुद के जो मॉलिक्यूल हैं उनके साथ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। तभी तो थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। अगर हम डायग्राम वापस से बनाएं तो देखो अगर इस तरीके की कंडीशन आई यानी ड्रॉप ही बनी रही, तो ये रहा इंटरफेस जो हमने आपको याद हो तो शुरुआत के अंदर वैल्यू लिखी थी, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया कौन सा, T लिक्विड एयर का, और ये अपने पास आ गया T सॉलिड एयर का, और ये अपने पास आ गया इधर T सॉलिड लिक्विड का, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है देखो ये ड्रॉप बन रही है, जब ड्रॉप बन रही होगी तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री से ग्रेटर आएगी। और यही अगर इस सरफेस पर पूरा फैल जाएगा, तो यही अगर इस सरफेस पर इस तरीके से फैल जाएगा तो देखो ये रही सरफेस, तो TLA लगेगा इधर,
इधर वही TSA लग रहा है और इधर क्या लग रहा है, TSL। तो ये वाली वैल्यू देखो, थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 90 आ रही है। तो लेस देन 90 आ रही है, इसका मतलब स्प्रेड आउट, यानी वो फैल रहा है, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 है, इसका मतलब वो ड्रॉप बना रहा है, यानी जो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इन दोनों का आपस में अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए ये स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो सेकेंड केस के अंदर हमने क्या देखा कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू देमसेल्व्स एंड रिलेटिवली लेस अट्रैक्टेड टू सॉलिड, attracted to themselves and relatively less attracted to solid। तो इसके अंदर जो है वो कंडीशन अगर हम बात करें तो, या एग्जांपल की बात करें तो मरकरी को अगर किसी ग्लास सरफेस पर डाल दिया जाए तो वो एक ड्रॉप के अंदर ही रहता है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई हाई डेंसिटी वाले को हम लोग डाल दें किसी भी सरफेस के ऊपर तो वो एक ड्रॉप के अंदर ही रहता है। जैसे पेड़ पौधों के ऊपर जो वेपर बनी हुई रहती है वो वेपर भी किसी का ड्रॉप के रूप में ही रहती है। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 से 180 डिग्री के बीच में है तो जो वाटर है या कोई भी लिक्विड है वो ड्रॉप बनाएगा। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन जो है वो क्या होती है, थर्ड कंडीशन के अंदर हम लोग कंप्लीट बात करते हैं TSL और TLA दोनों की, कि TSL प्लस में TLA कोस थीटा जो इधर फोर्स लग रहे थे, इन दोनों को मिलाकर जो वैल्यू बने, इन दोनों की जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो, ग्रेटर किससे हो, TSA से। अगर ये वाली कंडीशन अपने पास आ जाए कि यदि TSL प्लस TLA कोस थीटा ग्रेटर देन TSA हो तो इस कंडीशन के अंदर हम बोलेंगे कि लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के अंदर लेने के लिए हमने क्या बोला था कि TSL प्लस TLA कोस थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, TSA के इक्वल होना चाहिए। तो इसके अलावा अगर ये वाली कंडीशन आ जाए तो हम बोलेंगे कि लिक्विड जो है या लिक्विड ड्रॉप जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है और इंटरफेस के ऊपर एक नेट फोर्स लगेगा, यानी इंटरफेस जो है दोनों के मिलाने वाली जो बीच की सरफेस है उस पर एक रिजल्टेंट नेट फोर्स लगेगा। तो इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा कि लिक्विड इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, not in equilibrium and net resultant force is applied on इंटरफेस। अब इंटरफेस पर अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, यानी मैं बात करूं अगर ये वाली कोई ड्रॉप है और इस इंटरफेस पर कोई फोर्स लग रहा है तो इस इंटरफेस पर अगर रिजल्टेंट फोर्स लगेगा तो ये इंटरफेस जो है वो इधर जाने की कोशिश करेगा, यानी जो ये लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर लिक्विड जो है वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, यानी फैल जाएगा उस सरफेस के ऊपर। तो ये तीन कंडीशन जो है वो आपको ध्यान में रखनी है और ये तीनों की तीनों कंडीशन किसके बेसिस पर है कि जो इंटरफेस पर फोर्स लग रहा है वो इंटरफेस पर लगने वाला फोर्स कम है या ज़्यादा है, या थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है, 0 to 90 है या 90 to 180 है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब इसी इंटरफेस के बेसिस पर हम कई तरीके के न्यूमेरिकल, अलग अलग टाइप के जो न्यूमेरिकल है वो देखेंगे कि उसको किस तरीके से हमें सोल्व करना है। न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं कर रहे लेकिन हम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक आपकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है सरफेस टेंशन की। अब हम केवल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस किस तरीके के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो लीक से हटकर वो आपको पूछ सकता है। तो नोट डाउन कीजिए इसे आप लोग।
चलिए, तो चैप्टर जो है वो फिनिश हो चुका है। आपको हम लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा ये देख रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल हैं वो इससे किस किस टाइप के आ सकते हैं, शेप से, मेनिस्कस से, और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है उससे। चलिए, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, सरफेस टेंशन के अंदर हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो आपको क्या बोलता है? फर्स्ट प्रॉब्लम होती है कि आपको बोल रहा है कि कोई दो बबल हैं अलग अलग रेडियस के, एक का रेडियस है R1, दूसरे का रेडियस है R2, और दोनों को मिला दिया। ठीक है, यानी दोनों को साथ में टच में कर दिया तो डबल बबल बन जाता है, या डंबल शेप के अंदर एक बबल बन जाता है। तो जो डंबल शेप के अंदर बबल बनता है उसकी कॉमन रेडियस क्या होगी? ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पास। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इफ R1 and R2 are radius of smaller and bigger bubble, then radius of double bubble will be, यानी अगर R1 और R2 रेडियस, R1 का स्मॉलर बबल है, R2 रेडियस का बिगर बबल है, दोनों को मिला रहे हैं तो जो डबल बबल बन रहा है उसकी रेडियस कितनी होगी, ये अपने को वो पूछना चाह रहा है। तो हम देखते हैं कि अपने पास एक कोई बड़ा बबल है यहाँ पर, ठीक है, इसकी रेडियस जो है वो अपने को गिवन है R2, R2 क्या है? बड़े वाले की, और R1 जो है वो एक छोटा बबल है, ये है हमारे पास एक छोटा बबल, और इसकी रेडियस अपने को दे रखी है R1। इन दोनों को मिला दिया, ठीक है, दोनों कांटेक्ट में आ गए। तो दोनों कांटेक्ट में आ गए तो हम लोग क्या देखते हैं कि इन दोनों को मिलाने पर जो इनकी कॉमन रेडियस है, क्योंकि डबल बबल ये बन रहा है तो एक रेडियस से तो हम लोग बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर केवल एक ही बबल बन रहा होता तो एक रेडियस सीधी सीधी आ जाती उसकी। तो अगर दोनों को मिलाने के बाद में जो डबल बबल बन रहा है उसकी रेडियस अपने को पता करनी हो तो कैसे पता करते हैं? तो सबसे पहली बात तो अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है इसकी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं P0, जो बाहर का प्रेशर है वो। अब बाहर के प्रेशर और अंदर के प्रेशर के बीच में कितना डिफरेंस रहता है? वो होता है एक्सिस प्रेशर, ठीक है। तो हमें बबल के लिए एक्सिस प्रेशर की वैल्यू पता है कि बबल के लिए एक्सिस प्रेशर की वैल्यू होती है 4T/R। अगर आप लोगों ने पीछे पढ़ा हो तो 4T/R जो है वो बबल के लिए एक्सिस प्रेशर की वैल्यू होती है। तो अगर मैं इस वाले बबल की बात करूं, बिगर बबल की बात करूं, तो जो बिगर बबल है अपने पास R2 रेडियस का, इसके अंदर जो प्रेशर है इसे मैं बोल लेता हूं P1। तो P1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो मैं कहूँगा अंदर वाले पार्ट का प्रेशर ज़्यादा होता है, बाहर वाले पार्ट का प्रेशर कम होता है। कितना कम होता है या कितना ज़्यादा होता है वो प्रेशर एक्सिस प्रेशर बोला जाता है। तो एक्सिस प्रेशर कितना होगा? तो P0 प्लस एक्सिस प्रेशर कितना? 4T में रेडियस कितनी हो गई यहाँ पर? R2। तो ये हो गया बिगर जो बबल है उसकी रेडियस, या मैं P1 इसका बोल लेता हूँ, इसको हम लोग बोल देते हैं P2 सेकेंड वाले।
इसको बोल देते हैं P1 प्रेशर। तो इसके लिए अगर हम P1 की वैल्यू को लिखना चाहें तो वही लिखूंगा मैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों के लिए ही सेम रहेगा, P0 प्लस में 4T/R1। सोप बबल है, अब सोप बबल है तो उसके लिए हमने 4T/R2 4T/R1 जो है वो एक्सिस प्रेशर की वैल्यू को यहाँ पर डिनोट कर लिया है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि इन दोनों में से कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा और कौन सा प्रेशर कम होगा, तो एक तो हम लोग इसके बेसिस पर देख सकते हैं कि R2 ज़्यादा है या R1 ज़्यादा है, या फिर हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि जो बबल जितना छोटा होगा रेडियस उतनी ही कम होगी, और जिसकी रेडियस कम होती है उसके लिए प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होती है। यानी कम रेडियस वाले बबल का प्रेशर ज़्यादा रेडियस वाले बबल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो अगर R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू R1 से ज़्यादा है, R2 की वैल्यू R1 से ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि जो P1 की वैल्यू है यानी छोटे बबल के अंदर जो प्रेशर है वो P2 के कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो P2 के कंपैरिजन में अगर ये ज़्यादा हो गया तो जो यहाँ पर ये इंटरफेस बन रही है, इन दोनों को मिलाने वाली जो ये इंटरफेस बन रही है, इस इंटरफेस पर अगर मैं एक्सिस प्रेशर देखना चाहूँ इस वाली एक्सिस इंटरफेस के ऊपर, तो मैं कहूँगा एक्सिस प्रेशर अगर डेल पी है तो डेल पी की डायरेक्शन होगी इधर, एक्सिस प्रेशर किधर होगा। अब हमने बोल दिया कि भाई छोटे वाले के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बड़े वाले के अंदर प्रेशर कम है, तो एक्सिस प्रेशर की डायरेक्शन हो गई छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ। इस एक्सिस प्रेशर की वैल्यू अगर हम देखना चाहें, डेल पी की वैल्यू अगर हम देखना चाहें बड़े वाले की तरफ, इस एक्सिस प्रेशर की वैल्यू अगर हम देखना चाहें, डेल पी की वैल्यू अगर हम देखना चाहें इंटरफेस के लिए, किस पर हम प्रेशर देख रहे हैं, इंटरफेस के लिए, कि इंटरफेस के इधर और इंटरफेस के इधर कितना प्रेशर है और उन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो मैं लिख सकता हूं फॉर इंटरफेस डेल पी यानी एक्सिस प्रेशर कितना हो जाएगा, तो हमने कहा P1 ज़्यादा है तो P1 में से P2 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो P1 में से अगर मैं P2 को माइनस कर देता हूं तो देखो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा आपके पास 4T, P0 से तो P0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो P0 से P0 कैंसिल आउट होकर कितना बन गया 4T, अंदर बच गया 1/R1 माइनस 1/R2। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन है फर्स्ट। तो इंटरफेस पर अपने पास डेल पी की वैल्यू आ गई 4T 1/R1 माइनस 1/R2। अब अगर हम इस इंटरफेस को ध्यान में रखें, ठीक है, इस इंटरफेस को ध्यान में रखते हुए अगर ये देखें कि अगर ये एक ही बब्बल के लिए इंटरफेस होता, जैसे ये वाली जो साइड है ना, इसी तरीके से अगर ये वाली इंटरफेस होती, तो इस वाली इंटरफेस के लिए अगर हमें डायरेक्ट एक्सिस प्रेशर देखना होता कि इधर प्रेशर कितना, इधर प्रेशर कितना और इन दोनों का डिफरेंस कितना, तो मैं कह देता कि एक बब्बल के लिए जो एक्सिस प्रेशर होता है फॉर कॉमन बब्बल, यानी जो बब्बल के लिए कॉमन एक हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं एक्सिस प्रेशर का, कि हम लोग ये ध्यान में नहीं रख रहे कि इधर भी बब्बल है इधर भी बब्बल है, हम ये देख रहे हैं कि ये केवल इंटरफेस है। तो अगर ये इंटरफेस है तो इस इंटरफेस के इधर और इधर दोनों तरफ के प्रेशर का डिफरेंस यानी एक्सिस प्रेशर जो है वो कितना होगा, तो मैं कहूँगा कि एक्सिस प्रेशर जो है वो कितना होता है 4T/R होता है। अब इस इंटरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग, केवल इस इंटरफेस की। अगर इस वाले की बात करते तो मैं रेडियस R2 लिख देता, इस वाले की बात करते तो मैं रेडियस R1 लिख देता, लेकिन हम बात कर रहे हैं डबल बब्बल के इस इंटरफेस की। तो ये वाला जो इंटरफेस है ये हम कॉमन बब्बल लेते हुए क्या लिख सकते हैं कि डेल पी इज इक्वल टू 4T/R है, और R जो है वो क्या हो गई, R जो है वो रेडियस है, या फिर मैं रेडियस की बजाय बोल दूं कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या रेडियस ऑफ इंटरफेस बोल सकता हूँ। कर्वेचर जो है उसकी जगह क्या वर्ड हमने यूज कर लिया, इंटरफेस यूज कर लिया, क्योंकि इंटरफेस के लिए देख रहे हैं। अब देखो इसे हमने बोल दिया सेकंड नंबर। अब ये दोनों ही जो एक्सिस प्रेशर हैं वो हमने एक ही चीज़ के लिए कैलकुलेट किए हैं, इस वाली इंटरफेस के लिए। तो एक ही चीज़ के लिए कैलकुलेट किए हैं तो एक्सिस प्रेशर की वैल्यू तो सेम आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का यूज करूं
तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं बोलूँगा ये भी डेल पी है वो भी डेल पी है, यानी दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो जो मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो कंपैरिजन करने पर क्या आ जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2 आ गया। यहाँ से अगर मैं 1/r और इधर मैं अगर इन दोनों का एलसीएम लूँ तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ गया r1 r2, इधर क्या बन जाएगा ऊपर r2 माइनस r1। तो जो r की रेडियस की वैल्यू है डबल बबल के लिए वो कितनी आ जाएगी, r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1। तो अगर आपको बोले कि कोई अलग अलग दो रेडियस के बबल हैं जिनको मिलाकर हम लोग एक डबल बबल बना रहे हैं तो उस डबल बबल की रेडियस कितनी होगी, तो डबल बबल की रेडियस जो है वो कितनी हो जाएगी, r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1। और इसे आप डायरेक्ट MTR भी कर सकते हो, डायरेक्ट रट भी सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपको इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, वो केवल आपको कंडीशन देगा और उस कंडीशन के बेसिस पर आपको उस डबल बबल की रेडियस की वैल्यू पता करनी है। तो ये अपने पास हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नोट डाउन कीजिए। चलिए सेकंड केस की बात करते हैं हम लोग। अब इसके अंदर जो है वो डबल बब्बल बन रहा था दो अलग अलग रेडियस के बब्बल से, ठीक है। अब अगर एक सिंगल ही बब्बल बने, दो अलग अलग रेडियस के बब्बल को मिलाकर अगर एक सिंगल बब्बल बने तो उसके लिए हम लोग किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं, यानी रेडियस की वैल्यू जो है वो किस तरीके से हम लोग देखेंगे और जो सरफेस टेंशन है वो किस तरीके से देखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इफ टू बबल ऑफ रेडियस A and B are mixed and form a new single bubble, then new single bubble, then surface tension of single bubble, surface tension of single बब्बल। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको नज़र आएगा। तो आपको बोल रहा है कि ए और बी रेडियस के दो बब्बल हैं और वो दोनों मिलकर एक कोई सिंगल बब्बल बना रहे हैं, तो सिंगल बब्बल जो है उसका सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा। अब अगर हम डायग्राम से इसी चीज़ को समझना चाहें तो मैं कहूँगा ये आपके पास एक कोई बब्बल है जिसकी रेडियस है ए, दूसरा आपके पास यहाँ पर बब्बल है जिसकी रेडियस है बी, और इन दोनों को मिलाकर हम लोग एक बब्बल बना रहे हैं जिसकी रेडियस मुझे नहीं पता कितनी है, आर मैं बोल लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है कि इन दोनों को मिलाकर जब मैं ये बब्बल बना रहा हूँ तो इसका सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा। तो इसका सरफेस टेंशन हमें निकालना है, तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो सारा प्रोसेस होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रखकर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है ये सारा प्रोसेस। तो इसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है सारा का सारा प्रोसेस। और ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट वाली चीज़ है वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा हेल्प करेगी। तो देखिए
अब अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, बाहर वाला जो प्रेशर है इसे ले लेता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इसे हम लोग ले लेते हैं पी नॉट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, पी नॉट। अब इसी को ध्यान में रखना है, आगे हम इसकी भी कंडीशन बनाएंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना है, पी नॉट है अपने पास। तो अगर मुझे इन बबल के अंदर का प्रेशर देखना हो कि ये जो बबल है ए रेडियस वाला, इसके अंदर कितना प्रेशर, बी बबल के अंदर वाला कितना प्रेशर, और इसके लिए अगर मैं सी एज्यूम कर लूँ, सी इसकी रेडियस एज्यूम कर लूँ, तो जो सी रेडियस वाला बबल है इसके अंदर कितना प्रेशर होगा, वो प्रेशर अगर हमें देखना हो तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर कि अगर ए बबल के अंदर मुझे प्रेशर देखना है तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस में बबल के लिए एक्सिस प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 4T बाई आर, आर कितना, ए फर्स्ट वाले के लिए। पी बी की वैल्यू अगर मैं देखना चाहूँ तो बी वाले बबल के लिए वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस में एक्सिस प्रेशर कितना, 4T अपॉन में बी। और सी वाले के लिए कितना, पी सी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस में 4T बाई सी। तो ये तीनों के लिए उनके अलग अलग प्रेशर की वैल्यू आ गई। अब अगर हम तीनों के लिए वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना चाहें, तीनों ही स्पेयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहें बबल का, तो ये वाला बबल जो है वॉल्यूम स्पेरिकल है शेप इसकी, तो स्पेरिकल शेप है तो वॉल्यूम जो है वो कितना होता है स्पेयर का। तो अगर वॉल्यूम ए वाले की बात करेंगे तो स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर होती है रेडियस, रेडियस कितनी, ए क्यूब। अगर बी की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई बी क्यूब, और अगर वी सी की बात करें तो वो हो जाएगा 4/3 पाई सी क्यूब। ये अपने पास तीनों के वॉल्यूम आ गए। अब देखो अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है सरफेस टेंशन इसका, ठीक है। तो देखिए ये बोल रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब इन दोनों बबल को मिलाकर हमने ये तीसरा बबल बनाया है, तो इन दोनों बबल के अंदर जितना अमाउंट है वो अमाउंट मिलकर एक नया बबल बना रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ इन दोनों के अंदर जितना अमाउंट है वो इस अकेले के अंदर है, यानी जो इसके अंदर अमाउंट है वो इसके अमाउंट के इक्वल होगा। और अमाउंट यानी ऑफ एनी सब्सटेंस, अमाउंट जो होती है किसी भी सब्सटेंस की वो किससे डिफाइन की जाती है, वो डिफाइन की जाती है नंबर ऑफ मोल्स से। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि ए के नंबर ऑफ मोल्स प्लस बी के नंबर ऑफ मोल्स सी के नंबर ऑफ मोल्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब अगर आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। म्यू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, पी वी अपॉन में आर टी। तो यहाँ से अगर मैं तीनों के लिए ही ये वैल्यू लिखना चाहूँ, जैसे म्यू ए यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो ए के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, प्रेशर ए का, वॉल्यूम ए का, अपॉन में आर टेम्परेचर ए का, प्लस में पी बी प्रेशर बी का, वॉल्यूम बी का, अपॉन में आर टेम्परेचर भी बी का, इज इक्वल टू पी सी वी सी अपॉन में आर टी सी लिख दिया। अब अपने को बोल रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टी ए टी बी और टी सी तीनों की वैल्यू जो है वो इक्वल है, तीनों की वैल्यू इक्वल है तो ये तीनों जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। आर जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया आपके पास, बच गया पी ए वी ए प्लस में पी बी वी बी इज इक्वल टू पी सी वी सी। चलो पी प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू रखते हैं सबके लिए। प्रेशर की वैल्यू लिखूँ मैं तो प्रेशर की वैल्यू जो है वो पी ए की कितनी है, तो मैं लिख दूंगा पी नॉट प्लस में 4T अपॉन में ए। वी ए की वैल्यू कितनी है, वी ए है 4/3 पाई ए क्यूब, प्लस में पी बी की वैल्यू है पी नॉट प्लस में 4T अपॉन में बी, और वी बी की वैल्यू कितनी है 4/3 पाई बी क्यूब इज इक्वल टू पी सी की वैल्यू कितनी है, पी नॉट प्लस में 4T बाई सी, और वी सी की वैल्यू कितनी है 4/3 पाई सी क्यूब। ये वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर। अब हमें यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट जो करनी है वो किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देखो अगर मुझे सरफेस टेंशन निकालना है सी वाले पार्ट का, तो सी वाले पार्ट का जो सरफेस टेंशन है यानी टी की वैल्यू जो मुझे
टेंशन निकालना है सी वाले पार्ट का, तो सी वाले पार्ट का जो सरफेस टेंशन है यानी टी की वैल्यू जो मुझे कैलकुलेट करनी है वो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से देखो सब के अंदर टी वाली टर्म आ रही है, वो टी वाली वैल्यू अलग करके हमें लिखनी है। तो यहाँ से अगर मैं पीनो कॉमन की बात करूँ तो 4/3 पाई जो है 4/3 पाई सब के अंदर आ रहा है, तो 4/3 पाई जो है वो 4/3 पाई से सब के अंदर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ए क्यूब बच गया, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए क्यूब अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा, पी नोट ए क्यूब प्लस में ये कितना बनेगा, ए क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो एक ए की पावर से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4ta² बच जाएगा। प्लस में ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पी नोट बी क्यूब प्लस में कितना बचेगा, ये एक पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी तो कितनी बचेगी, b² इज इक्वल टू यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा, पी नोट सी क्यूब और साथ में क्या बचेगा 4tc² बच गया ये। अब अगर हमें सरफेस टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो टी वाली टर्म को एक तरफ ले आते हैं और बाकी सब को दूसरी तरफ ले आते हैं। तो ये रहा टी, ये रहा टी और इस टी को भी इधर ले आते हैं। तो 4t अगर मैं कॉमन ले लूँ सब में से तो क्या बनेगा, a² प्लस b² और वो उधर से आएगा तो माइनस का c² इज इक्वल टू, बाकी सबको उधर ले जाएं तो देखो क्या क्या है, क्या पी नोट सी क्यूब तो पहले से है, उन दोनों में से पी नोट कॉमन ले लूँ तो सी क्यूब इधर बच गया, इधर से ये पी नोट ए क्यूब जाएगा तो माइनस का ए क्यूब, पी नोट बी क्यूब जाएगा तो माइनस का बी क्यूब बन गया। यहाँ पर मुझे टी की वैल्यू निकालनी है तो टी इज इक्वल टू कितना बन गया, 4 भी इधर चला जाएगा तो टी इज इक्वल टू बन गया पी नोट सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस में बी क्यूब अपोन में यहाँ पर बन गया 4a² प्लस b² माइनस का c²। तो ये अपने पास सरफेस टेंशन की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर देखिए सरफेस टेंशन ऑफ सिंगल बबल की बात करें या सरफेस टेंशन सिंगल बबल चाहे कोई सा भी हो, ए वाला हो, बी वाला हो या सी वाला हो, सरफेस टेंशन की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो टी की वैल्यू जो है वो हमने इन तीनों की रेडियस की टर्म के अंदर देख ली कि अगर रेडियस ए बी सी है तो जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी पी नोट सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन 4a² प्लस b² माइनस c²। अब अगर इसी के अंदर कंडीशन चेंज कर दे, जैसे हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लिया है, पी नोट लिया है, अब अगर वो बोल दे कि इन दोनों बबल को वैक्यूम के अंदर मिक्स कर रहे हैं, वैक्यूम के अंदर मिक्स कर रहे हैं, तो जब वैक्यूम के अंदर मिक्स किया जाएगा तो हम बोलेंगे कि जो पी नोट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि वैक्यूम के अंदर प्रेशर कितना होता है, 0 होता है। तो वैक्यूम के अंदर प्रेशर को अगर हम 0 करेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से देखो मैं अगर अलग केस की बात कर लूँ, if bubble mixed in vacuum, अगर वैक्यूम के अंदर इन दोनों को मिक्स किया गया तो वैक्यूम के अंदर अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे तो पी नोट की वैल्यू 0 और पी नोट की वैल्यू देखो 0 करो, यहाँ से अगर मैं पी नोट की वैल्यू 0 करूँगा तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 बन जाएगा। तो क्या आएगा आपके पास 4ta² प्लस b² माइनस c² इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा 4ta² प्लस b² माइनस c² इक्वल टू 0, यही बना। अब 4ta² माइनस b² इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या 4 0 है क्या, नहीं है। t 0 है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब a² प्लस b² माइनस c² इक्वल टू 0। तो माइनस c² को अगर मैं इधर ले जाऊं तो इधर बच गया a² प्लस b²। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट के अंदर a² प्लस b²। तो अगर वैक्यूम के अंदर इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है तो जो रिजल्टेंट अपने पास सिंगल बबल बना है, इस सिंगल बबल की रेडियस क्या हो जाएगी, अंडर रूट a² प्लस b²। a क्या है, पहले बबल की रेडियस, b क्या है, दूसरे बबल की रेडियस। तो अगर अपने पास इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए जिसके अंदर आपको सिंगल बबल के लिए सरफेस टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी हो, रेडियस गिवन हो तो ये फॉर्मूला। फिर आपको पूछ सकता है कि बबल अगर वैक्यूम के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो सिंगल बबल जो बन रहा है उसकी रेडियस कितनी होगी। तो सिंगल बबल जो बन रहा है उसकी रेडियस हो जाएगी अंडर रूट a²
प्लस बी स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए, जो अपने पास थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है कि आपको दो अलग अलग रेडियस की कैपिलरी ट्यूब दे दें। इस तरीके से एक कोई कैपिलरी ट्यूब है और वो किसी दूसरी कैपिलरी ट्यूब से कनेक्टेड है और जिसकी रेडियस कुछ ज़्यादा है, रेडियस जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। इस तरीके से अब दोनों के अंदर जो लिक्विड है, रेडियस जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। इस तरीके से अब दोनों के अंदर जो लिक्विड है, उस दोनों के अंदर जो लिक्विड है उनकी हाइट का डिफरेंस, जैसे इसके अंदर लिक्विड यहाँ तक फिल है, इसके अंदर लिक्विड है यहाँ तक फिल है, इस वाली हाइट को जो है वो अगर हम लिख दें h1 और इस वाली हाइट को लिख देते हैं h2, तो इन दोनों की जो हाइट के बीच का डिफरेंस है वो अगर हो h, वाटर लेवल या लिक्विड लेवल की हाइट के बीच का डिफरेंस जो है वो अगर अपने पास हो h, तो ये जो h की वैल्यू है, इस h की वैल्यू आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर ये वाली जो है इसकी रेडियस r1 हो और इसकी रेडियस हो r2, तो h जो है यानी h1 माइनस h2 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, वो वैल्यू होती है 2t cos थीटा अपॉन में dg, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन r1 माइनस में 1 अपॉन r2। ये वैल्यू आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह का आ जाए जिसके अंदर दोनों लिक्विड के लेवल की बात कर रहा है, दोनों के लेवल में h डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस की वैल्यू अगर आपको वो पूछ रहा है, तो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जो फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो क्या आता है कि जैसे कोई ग्लास स्लैब है कोई दो, और उन दोनों के बीच में पानी डालकर उन दोनों को एक दूसरे से चिपका दिया। जैसे वाटर की ग्लास की कोई दो स्लैब है और दोनों स्लैब के बीच में वाटर डालकर उन दोनों को एक दूसरे से चिपका दिया। तो अब अगर मुझे उन दोनों को अलग करना है तो उन दोनों को अलग करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ये अपने पास कोई एक स्लैब है ग्लास की, इसके ऊपर हमने वाटर डाल दिया और वाटर डालने के बाद में हमने इसके ऊपर एक और स्लैब रख दी, हमने एक और स्लैब रख दी ग्लास की। अब ग्लास की स्लैब रखने पर आपको पता है कि दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर मुझे इन दोनों को अलग करना है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे इसको अलग करने के लिए मिनिमम कितना फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो वो जो फोर्स है इन दोनों को अलग करने के लिए, वो फोर्स F की वैल्यू जो है वो होती है 2AT अपॉन में, सॉरी ऊपर आएगा 2AT अपॉन में स्मॉल t। इतना फोर्स मिनिमम मुझे लगाना पड़ेगा। ए क्या है, T क्या है, T जो है वो है थिकनेस, T जो है वो क्या है थिकनेस। कैपिटल T क्या है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। A जो है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
या फिर वो एरिया बोल सकते हैं जो दोनों प्लेट के बीच में है, यानी दोनों प्लेट अगर सेम ही विड्थ और हाइट की हैं, विड्थ और लेंथ की हैं, तो दोनों का जो एरिया है, जितना दोनों एक दूसरे के साथ टच में हैं, वो एरिया आ जाएगा यहाँ पर। तो F जो है वो मिनिमम फोर्स जो है इन दोनों को अलग करने के लिए वो कितना होता है, 2AT/t, मिनिमम इतना फोर्स होता है। अब कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि अगर किसी सोप बबल को चार्ज किया जाए तो सोप बबल को चार्ज करने पर उसके क्या होगा, क्या उसकी रेडियस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो मैं बता दूं कि किसी भी सोप बबल को जब चार्ज किया जाता है तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब उसे चार्ज किया जाता है तो उस पर एक आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो मैं अगर यहाँ पर इसको भी लिखना चाहूँ 5th नंबर क्वेश्चन को, तो लिखूँ व्हेन सोप बबल is charged, then its radius या its size increase, its size इंक्रीज। जब चार्ज किया जाता है तो उसकी साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें वाटर प्रूफिंग एजेंट की, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वाटर प्रूफिंग एजेंट जो हैं ये क्या काम करते हैं कि वाटर प्रूफिंग एजेंट जो है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे वाटर प्रूफिंग एजेंट का मतलब हो गया कि कोई भी दो आपके पास सरफेस है, अगर आप चाहते हो कि ऊपर वाली सरफेस से जो वाटर है वो नीचे वाली सरफेस में ना जाए, तो हम लोग बीच के अंदर एक लेयर बना देते हैं वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन की। तो वो जो वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन है वो क्या काम करता है, या वाटर प्रूफिंग एजेंट जो है वो क्या काम करता है, वो वाटर प्रूफिंग एजेंट एंगल ऑफ कांटेक्ट को इंक्रीज कर देता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पर जो वाटर है वो अंदर की तरफ नहीं जाएगा। तो अगर वाटर प्रूफिंग एजेंट का कोई पूछ ले तो वाटर प्रूफिंग एजेंट जो है वो क्या काम करता है, वाटर प्रूफिंग एजेंट जो है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है इस एंगल ऑफ कांटेक्ट को इंक्रीज कर देता है, और इसके बेसिस पर वाटर जो है वो अंदर की साइड नहीं जा पाता है। तो ये कॉमनली आने वाली प्रॉब्लम्स थी, कुछ अलग टाइप की प्रॉब्लम्स थी जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ आपका सरफेस टेंशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए जो थ्योरी नोट्स हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स मैं मेरे ब्लॉग के ऊपर या ग्रुप के अंदर आता है। इसके लिए जो थ्योरी नोट्स हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स मैं मेरे ब्लॉग के ऊपर या ग्रुप के अंदर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देखकर इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। और अगर कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।